ये बातें भी झूठी, ये रातें भी झूठी, हर घड़ी हर मोड़ पर मिलने वाली सारी सौगातें भी झूठी। दिल की हर धड़कन कह रही है, जो तू साथ ना हो तो ये सांसें भी झूठी। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने सही सोचा, ये मेरी लाइन्स हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, अभिनंदन टू माय चैनल आर ए ओनली लव। मैं जानती हूँ आप लोग ये नहीं चाहेंगे कि रीकैप दिया जाए आपको रावी और कश्यप के पिछले भाग का, लेकिन आप लोग अभी तक मुझे भी जान गए होंगे। जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करके रहूँगी। तो चलिए एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। ये दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी के सफ़र में एक बहुत अहम पड़ाव पर हैं। अपने भीतर की जंग तो ये लड़ ही रहे हैं, मगर उसके अलावा कुछ जंगें ऐसी हैं जो इन्हें अपनों से लड़नी है, और किसी पर तो ये शुरू हो भी चुके हैं। इन सब के बीच ये दोनों एक दूसरे की मजबूती बने हुए हैं, कैसे न कैसे ये एक दूसरे को थाम ले रहे हैं। तो ये चारों अपना फाइनल एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में एक बहुत अच्छा स्कोर हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये चारों अपनी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, और रावी जिस तरह प्रोफेशनली आगे बढ़ रही है वो पर्सनली भी बढ़ना चाहती है, और यही सोचकर वो अपने फादर के सामने अपनी सारी बातें रख देती है। कहने को रावी की फैमिली का जो सोशल स्टेटस है वो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है, मगर इन सब से परे जब फादर ही उसकी सारी बात सुनते हैं तो शायद वो यही कहते हैं जो हर लेवल पर जाकर एक जैसा हो जाता है। रावी को कहीं ना कहीं ये यकीन था कि उसके पापा उसे बाखूबी समझेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसको यहाँ भी मायूसी हासिल हुई, और अपने कानों में अपने पापा और कश्यप के अब्बू की बातों की मिक्सिंग लेते हुए ये अपने होश गंवा देती है। नहीं, कश्यप के हुस्न में इसने होश नहीं गंवाए हैं। इस बार उसका अलग कारण है, और कारण आप सबके सामने है। उसके इस हाल की बेचैनी कश्यप तक पहुंचती है, और वो शिवी से ये बेचैनी शेयर करती है, और शिवी अपनी रावी को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। दोस्ती के मामले में अगर किसी की किस्मत पर रश्क किया जाए तो वो रावी है। अगर कोई दोस्ती में किस्मत पाए तो रावी जैसी पाए। बस यही है रिकैप। तो चलिए आगे बढ़कर ये देखते हैं कि रावी को होश आया या नहीं। शिवी के कदम अपनी जगह पर जम से गए हैं। उसके होश ने काम करना बंद कर दिया है, बस उसकी आंखें रिएक्ट कर रही हैं। वो यही भाव लेकर नीचे बेंच पर झटके से बैठ जाती है और अपनी बिखरती सांसों को थामने की कोशिश करती है। रावी, नहीं, तू तू नहीं, तुझे कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर शिवी ने अपने चेहरे को अपनी हथेलियों से वाइप किया, मगर उसका ये करना शायद असर नहीं कर रहा था। यही चीज़ उसने बार बार की, मगर फिर भी उसने अपने चेहरे को गीला ही पाया। उसने धीरे से अपने लब खोले। नहीं, मैं तुझे नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। शिवी ने ये कहकर अपने कदमों को पुख्ता किया और खड़ी हो गई। अपने कदम उस तरफ बढ़ाए जहाँ से उसे ये पता चलता है कि जो कंडीशन है रावी की वो क्या है। जब वो देखती है कि रावी की हालत क्या है, वो फट से बाहर आ जाती है। रावी के सर से बहुत खून निकल रहा है। हाँ, उसे कोई एक नर्स हैंडल ज़रूर कर रही है, मगर वो प्रॉपरली नहीं है। क्या क्या करूँ मैं तो उसे देख भी नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? उसकी आंखें फिर से जार जार रोने लगती हैं और सांसें जैसे फूलने लगती हैं, मगर मुझे ये करना होगा। ये कहते हुए शिवी अपने आप को समेटती है और अपनी जीन्स की पॉकेट से सेल फ़ोन निकालती है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। जब उसका फ़ोन उसके एक हाथ से हैंडल नहीं होता, तब वो अपने दूसरे हाथ से अपने ही हाथ को सहारा देती है।
एक नंबर डायल करके अपने फ़ोन को अपने कान पर लगा लेती है। हेलो एनिमा, इतना ही कह के शिवी सिसकियाँ लेने लगती है। शिवी बेटा, आप कहाँ हैं? क्या रावी आपके साथ है? और बेटा आपकी आवाज़, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? एनिमा इतना ही बोलती है कि शिवी आगे से रावी का हाल उन्हें बता देती है। जिस तरह शिवी के होश अपने जामे से बाहर आ गए थे, उसी तरह एनिमा का रिएक्शन भी होता है। उनकी सांसें भी आपे से निकलने लगती हैं, जैसे उनके दिल की धड़कन को किसी ने ज़ोर से बांध दिया हो। और आंखें शिवी की आंखों को कॉपी कर रही हैं, जबकि ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे। वो यही भाव अपने वजूद पर लेकर रावी के पेरेंट्स के कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। वो अपनी बिखरती आवाज़ से रावी की मदर को पुकारते हुए दरवाजे पर नॉक करती हैं। ना उसके फादर को नींद आई और मम्मी तो सो ही नहीं रही थी। वो दरवाज़ा खोलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाती। एनिमा, व्हाट हैपन? क्या हुआ? रावी कहाँ है? मम्मी ने दरवाज़ा खोलते ही एनिमा को बेसुध पाया और फट से अपने लफ्ज़ आगे कर दिए। जब उन्होंने देखा कि उनके कहे शब्द शायद एनिमा तक पहुंच नहीं रहे, जो बहुत वियर्ड था, बिकॉज एनिमा उनके सामने ही खड़ी थी। तो जब उन्हें लगा कि शायद ये नहीं पहुंच रहे हैं उन तक, बोली एनिमा, क्या हुआ? इस बार मम्मी ने एनिमा के दोनों कंधों को पकड़कर झकझोर दिया। हमारी बच्ची, एनिमा ने अपनी भीगी नज़रों को सामने करते हुए कहा। ये सुनते ही मम्मी का भी वही हाल हुआ जो एनिमा का हो रहा है। कहाँ है रावी? पापा ने इन दोनों के पास आकर अपनी घबराई आवाज़ में कहा। एनिमा की शिवी से जो फ़ोन पर मुख्तसर सी बात हुई थी, उस बात को यहाँ पर एनिमा अपने शब्दों में रख देती है। और वो बात सुनकर रावी के पापा का दिल भी उसी कैफियत से गुज़रता है जिससे मम्मी और एनिमा का गुज़र रहा है। लेट्स गो। पापा ने सिर्फ ये लफ्ज़ कहा और अपने कदमों को बहुत तेज़ी में घर से बाहर की तरफ बढ़ा दिया और ये तीनों हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए। उस बेंच पर बैठी शिवी अपनी हथेलियों पर अपने आंसुओं को गिरता देख रही थी। तभी उसकी नज़र अपने बगल में रखे हुए अपने ही सेल फ़ोन पर पड़ती है। वो रिंग कर रहा है। शिवी की नज़र अपनी गीली आंखों से देख रही है उस सेल फ़ोन को, मगर उसके हाथों में उतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना ही फ़ोन उठा ले। वो कशफ का फ़ोन है। पूरी रिंग हो जाने के बाद सेल फ़ोन चुप हो जाता है। कशफ के दिल की बेचैनी, उसके दिल का हाल, उसके दिल की कैफियत शायद हम में से कोई नहीं समझ सकता। क्या शिवी को उसका फ़ोन उठा नहीं लेना चाहिए? क्या उसे कशफ को सब बता नहीं देना चाहिए? कशफ के फ़ोन को इग्नोर कर लेने के बाद जब वो अपने झुके हुए सर को सामने की तरफ करती है, तो रावी की फैमिली को अपनी ओर आता पाती है। एनिमा, ये कहकर शिवी एनिमा के गले लग जाती है और रोने लगती है। पापा उसके पास आते हैं, उसके सर पर हाथ फेरते हैं। थैंक यू बेटा। और ये कहकर कि बिना कोई वक्त ज़ाया किए वो डॉक्टर से मिलने चले जाते हैं। कुछ नहीं होगा रावी बेटा को, कुछ नहीं होगा। मम्मी ने भी शिवी के सर पर हाथ फेरा और ये शब्द कहे। एक छोटी सी टीम है, टीम क्या कहें, एक डॉक्टर है और एक नर्स है जो रावी को हैंडल कर रही है। जायजा ले लेने के बाद पता ये चलता है कि जो हॉस्पिटल है वो बहुत छोटा है, जैसे एक प्राथमिक उपचार के लिए होता है, बस कुछ उसी तरह का। जो लोग रावी को सबसे पहले, जिन लोगों ने रावी को देखा था, जो लोग उसको लेकर आए थे, शायद उनकी समझ में यही आया और वो यहाँ लेकर आ गए। जब रावी के फादर को ये पता लगता है कि सारे इक्विपमेंट नहीं हैं, सारी मेडिसिन्स नहीं हैं, मे बी कोई सर्जन भी नहीं है, तो वो डॉक्टर से बात करते हैं। वो ये बात करते हैं कि रावी को वो ले जाना चाहते हैं यहाँ से, लेकिन डॉक्टर्स लिखित रूप में ये
तभी देंगे जब यहाँ पुलिस आएगी। रावी के फादर एक बहुत, जैसे कि मैंने कहा, एक जगह रखते हैं सोसाइटी में। वो सिर्फ एक फ़ोन मिलाते हैं और डॉक्टर राजी हो जाते हैं। सो रावी के फादर सब कुछ अरेंज कर लेते हैं, सब कुछ इन द सेंस कि लिखित रूप में। जब ये हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि नहीं, हम विदाउट पुलिस और पुलिस वेरिफिकेशन, और एक और होता है, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो प्रोसीजर में होता है। तो रावी के पापा एक फ़ोन करते हैं और सब का सब अरेंज हो जाता है। तो हॉस्पिटल वाले भी, आप यही कहेंगे कि बाधित हैं, उन्हें भी लिखित रूप में लेना होता है। लेकिन मैं भी यही कहूँगी, लेकिन मैं ये भी कहूँगी जिनसे लिखित रूप में लेना होता है, जिनको पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जिन्हें रोकना होता है, उसे तो ये लोग रोकते नहीं हैं। और उन्हें रोक लेते हैं, उनके इलाज को रोक लेते हैं जिनको ज़रूरत होती है, और फिर अपनी इसी ही अड़ियल सोच में एक पेशेंट की जान को गंवा देते हैं। एनीवेज, तो रावी को सभी इक्विपमेंट दे दिए जाते हैं, उसे एम्बुलेंस में रेडी कर दिया जाता है। शिवी उसके साथ है, अम्मा और अनीमा उसके साथ हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपनी रावी को ऐसे पोर्ट्रेट करूँगी, लेकिन क्या करें, ये भाग है और स्टोरी है। तो चलिए, मुझे ये शेयर नहीं करना था, लेकिन मैं कर दिया। बैक टू द स्टोरी यार। तो ज़रा वक्त नहीं लगता इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल शिफ्ट होने में, और यहाँ रावी कदम रखते ही एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे सर्जन, एक अच्छी नर्स के हाथ में आ जाती है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। ये लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हुए हैं। शिवी के आंसू अब थमने लगे हैं। उसे लग रहा है कि हाँ, अब वो एक अच्छे हाथों में है, वो थोड़ा सा अब काम हो रही है। लेकिन जो रावी की मम्मी है वो बहुत रो रही हैं, डर है उन्हें। और जिस तरीके के अभी तक संबंध रहे हैं उसके अपनी बेटी के साथ, उनके वो ठीक नहीं थे। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से कटे हुए थे। तो वो सब सोचकर रावी की वो चुभ जाने वाली बातें सोचकर मम्मी की आंखें बहुत गीली हो जा रही हैं। एनिमा उन्हें समझा रही हैं। तभी शिवी को ये ख्याल आता है कि कश्यप को बता दिया जाए या उसे इन्फॉर्म कर दिया जाए। कश्यप ने उस कॉल के बाद उसे कॉल नहीं किया, लेकिन उसके मैसेजेस आए हैं कि आप कहाँ हैं शिवी, क्या रावी आपसे मिली, रावी से आपकी बात हुई, वो ठीक है ना, बताइए प्लीज़, हमें बता दीजिए, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो ठीक है। एक के बाद एक उसके मैसेजेस शिवी के फ़ोन में हैं। जब वो अपना फ़ोन उठाकर उसे ओपन करती है तो सारे मैसेजेस फ्लैश हो जाते हैं उसकी स्क्रीन पर, और वो सिर्फ 2 कदम की दूरी पर जाती है और फ़ोन करती है कश्यप को। कश्यप उसका फ़ोन उठाती है। शिवी उसे ये सारी बातें बता देती है, और कश्यप का हाल, उसकी क्या ही सीमा होगी। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं, उसका दिल बेचैन हो जाता है। लेकिन शिवी उसके धैर्य को बांधती है, ये कह कर के उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। आप हमें एड्रेस सेंड कर दीजिए, हमें भी आना है उनके पास। कश्यप के लफ्ज़ होते हैं। शिवी उससे ज़्यादा बातें नहीं करती, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे कैसे हैंडल करेंगे अगर उसे ज़्यादा कुछ बताया गया। तो शिवी उसकी बात को कॉपी करती है और उसे लोकेशन सेंड कर देती है। कश्यप उसी हाल में, अपनी बेचैनी वाले हाल में, सीधा अपनी भाभी के पास पहुंचती है। उसे ऐसा देखकर भाभी हैरान और परेशान दोनों हो जाती हैं। उससे इस हाल का, इस भाव का रीज़न पूछती हैं। तो वो शिवी के बताए शब्दों को अपने शब्दों में करके भाभी को बताती है। भाभी भी परेशान और हैरान कि रावी का एक्सीडेंट हो गया, रावी हॉस्पिटल में है। ओके,
ठीक है बेटा, आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, यहाँ बैठिए। भाभी उसके चेहरे को पोंछकर उसे अपने ही कमरे की चेयर पर बिठा देती हैं और फिर भाई को जगाती हैं। भाई भी जाग जाते हैं और भाई को शायद ये मालूम नहीं है कि रावी कौन है। तो भाई सिर्फ यही सोचते हैं कि वो कश्यप की दोस्त हैं और उनके साथ पढ़ती हैं और उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो आईसीयू में ही ऑपरेशन थिएटर में है। तो वो सिर्फ इतना ही सोचते हैं और इतने पे ही रिएक्ट करते हैं और उसी हिसाब से वो कश्यप को समझाते हैं। और फिर कश्यप जब उन्हें जिद करती है कि मुझे जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है, हमें उनके पास जाना है, तो रावी की कश्यप की भाभी भाई से कहती है अब्बू से बात करने के लिए। और अब ये तीनों अपने पेरेंट्स के रूम का दरवाज़ा नॉक करते हैं। अब्बू जो हैं वो दरवाज़ा ओपन करते हैं, अम्मी सोई हुई हैं। इन तीनों के चेहरे के हाव भाव उड़े देखकर अब्बू सीधा पूछ पड़ते हैं, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? आप तीनों इकट्ठा, क्या हुआ? हाँ कश्यप बेटा, क्या हुआ? ये कहते हुए कश्यप के फादर कश्यप के चेहरे को अपने दोनों हाथ में भर लेते हैं और कश्यप अपने अब्बू के सीने से लग जाती है और सिर्फ रोती है और रोने के अलावा कुछ नहीं करती। अब्बू अपनी सवालिया नज़र भाई पर करते हैं और भाई उन्हें ये बताते हैं कि रावी एक लड़की है, रावी जो कश्यप के साथ पढ़ती हैं और उनका एक्सीडेंट हो गया है। अब भाई को नहीं पता लेकिन अब्बू को तो पता है कि रावी कौन है। अब्बू का दिल भी एक धक से एक नॉक करता है, जैसे वो भी रुक जाएगा। उनके भी हाथ पैर थोड़े से ठंडे होते हैं और वो अपने सीधे हाथ से कश्यप के सर को सहलाने लगते हैं। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा उन्हें, चलिए चलिए हमारे साथ चलिए। और ये सब बाहर हॉल में आ जाते हैं। कश्यप को उसके फादर उसके सोफ़े पर बैठाते हैं और उसके आंसुओं को पोंछते हैं। वो बहुत हिचकियाँ ले लेकर रो रही है, उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं होगा उन्हें बेटा, आप चुप हो जाइए। तभी भाई भी उसके पास आकर बैठ, कुछ नहीं होगा, क्या हुआ, इतना क्यों रो रही हैं आप, कुछ नहीं होगा उन्हें। और ये कहते हुए भाई उसका चेहरा पकड़कर अपने सीने से लगा लेते हैं। अब्बू भाभी की तरफ देखते हैं, कौन से हॉस्पिटल में है वो, और ये सवाल भाभी से पूछते हैं। अब्बू वो चिवी ने मैसेज किया होगा लोकेशन का, कश्यप को किया होगा। कश्यप बेटा फ़ोन दीजिए। भाभी कश्यप का फ़ोन लेकर वो लोकेशन निकाल लेती हैं। ठीक है, हम जाते हैं, ये कहकर अब्बू खड़े हो जाते हैं। जैसे ही अब्बू खड़े होते हैं, हम भी जाएंगे अब्बू, प्लीज़ हमें भी साथ ले लीजिए। उनके कानों में ये आवाज़ पड़ती है, वाइब्रेट होती हुई, अपने जैसे कि उस आवाज़ में ही आंसू अपनी मोतियाँ पिरो रहे हैं। और उस आवाज़ को सुनकर अब वो पीछे मुड़ते हैं और कश्यप की तरफ देखते हैं और कश्यप की वो झरझर बहने वाली आंसू आँखें, झरझर आंसू बहाने वाली आँखें सिर्फ वही नज़र आती हैं अब्बू को। चलिए ठीक है बेटा, चलिए हम भी चलते हैं अब्बू। भाभी ने भी उठते हुए कहा, नहीं बेटा, अभी इकट्ठा इतने लोगों का जाना ठीक नहीं है, हम वहाँ पहुँचते हैं, आपको बताते हैं। हाँ अब्बू ठीक कह रहे हैं। भाई ने भी अब्बू का साथ दिया। भैया और भाभी घर रह गए और कश्यप अब्बू के साथ अब उनकी छोटी सी पुरानी सी कार में जो ट्रेंडिंग नहीं है जस्ट लाइक मी तो बस उस कार में धीरे धीरे उस हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ रावी का ऑपरेशन जारी है और पापा की चहलकदमी भी जारी है। मम्मी के दिल की धड़कनों का तेज होकर कम हो जाना वो भी जारी है। शिवी का एक कोने पकड़कर अपने सर को टिकाए रखना और रावी की वो सारी बातें याद करना, जब वो उसे छेड़ती है, जब वो उसका मजाक बनाती है, जब वो दोनों एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, जब कश्यप को लेकर वो उसे छेड़ती है, सारा कुछ शिवी के सामने फ्लैशबैक की तरह चलने लगता है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आंसुओं को इजाज़त देती है अपनी आँखों से बाहर आने की और कुछ नहीं कर पाती। थोड़ी देर में ही कश्यप के फादर कश्यप को लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। कश्यप की निगाह सीधा शिवी पर पड़ती है और शिवी से आकर लिपट जाती है। शांत हो जा,
शांत हो जा कश्यप, कुछ नहीं होगा उसे, शांत हो जा। कश्यप की हाल जो था वो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज क्या करते हैं, एक सीधा हाथ मारते हैं ना चेस्ट पर सामने वाले की, और उनकी आत्मा बाहर हो जाती है सामने वाले की। जस्ट लाइक कश्यप जैसे ही गले लगती है शिवी के, ऐसा लगता है उसकी रूह को उसने धकेल दिया हो और अपनी रूह को उसमें डाल दिया हो। ऐसा कुछ फ़ील होता है शिवी को, उसका दर्द फ़ील होता है, उसकी बेचैनी फ़ील होती है और उसकी बेबसता फ़ील होती है। एक बेबस हो जाना मतलब समझते हैं आप? तो बस मैं बार बार क्यों कहती हूँ कि कश्यप का जो हाल है शायद हम में से कोई नहीं समझ सकता, तो इसीलिए कहती हूँ बेबस हो जाना बहुत बहुत बुरी फीलिंग है और उसी फीलिंग से ये गुज़र रही है। दुआ करिए कि जल्दी जल्दी ये लोग इस फीलिंग्स, इस सिचुएशन से निकल जाएं। तो शिवी उसे कंसोल करती है, अपने सर, उसके सर को अपने हाथ से सहलाते हुए। और जब कश्यप के फादर देखते हैं उन लोगों को तो उन्हें मालूम हो जाता है, एक्सपीरियंस है और जान जाते हैं फादर साहब कौन है रावी के, तो उनके पास जाते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। और रावी के जो फादर हैं उन्हें भी नहीं मालूम कि कश्यप को तो उन्होंने अभी देखा ही नहीं है, बस उन्हें ये पता है कि कश्यप एक लड़की है जो रावी के साथ पढ़ती है और ये कश्यप के फादर हैं। तो बस वो एक जैसे अपने दोस्त से बात करते हैं वैसी बात करते हैं। कश्यप के फादर उन्हें कंसोल करते हैं, कुछ नहीं होगा बच्चे को, बहुत बहादुर बच्ची है और लड़ लेंगी और जीत भी जाएंगी, ये हमें मालूम है। तो ये सारी बातें वो रावी के फादर से कहते हैं। जब रावी की मम्मी की नज़र कश्यप पर पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं जाकर उनसे कनेक्ट हो जाती हैं और अपने हाथ से उसे इशारा करती हैं, मेरे पास आओ। और एक सेकेंड ना, चाय की सिप ले रही हूँ भाई, एक सेकेंड रुक जाओ। थोड़ा थ्रोट को वार्मनेस चाहिए ना, तो चाय के साथ उसे गर्म कर रही थी। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। तो उनके हाथ के इशारे को अच्छे से फॉलो करते हुए कश्यप फट से रावी की मम्मी के पास आ जाती है और वो उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। ये कौन सा धागा है जो इन्हें कनेक्ट कर गया। जब कश्यप ये देखती है कि रावी के फादर अकेले हैं तो वो उनके पास जाती है। उसने अब अपने आंसुओं को थोड़ा सा थाम लिया है। कश्यप के फादर बाहर गए हैं कुछ लेने, चाय कॉफ़ी या कुछ भी। और जब वो देखती है कि रावी के पापा अकेले कोने में खड़े हैं तो वो धीरे धीरे अपने कदमों से उनकी तरफ जाती है और उनके पैरों को छू लेती है। वो अपनी आंखें बंद किए खड़े थे। जब उन्हें अपने पैरों पर किसी कोमल चीज़ का एहसास होता है तो वो अपनी आंखें खोलते हैं और नीचे देखते हैं तो अपने कदमों में चरण स्पर्श करते हुए वो कश्यप को पाते हैं। कश्यप के सर पर हाथ फेरते हैं। कश्यप अपना चेहरा ऊपर करती है और उनसे अपनी नज़रें मिलाती है। रावी के फादर उसे बहुत प्यार से आशीर्वाद देते हैं और उसे खड़े होने के लिए कहते हैं, नहीं बेटा, लड़कियां पैर नहीं छुआ करती, खुश रहो, आप रावी के दोस्त हो। इस बार रावी के पापा की जो आवाज़ है वो थोड़ी नहीं बहुत भारी हो गई, जैसे कि वो अभी रो देंगे। और कश्यप ने जवाब दिया उनकी बात का, उन्हें कुछ नहीं होगा अंकल, कुछ नहीं होगा ना। ये कहते हुए कश्यप भी रो दी और रावी के फादर ने उनका हाथ तो उसके सर पर ही था, तो सिर्फ उसके चेहरे को अपने कंधे से चिपका लिया और उसके सर पर अपना सर झुका दिया। नहीं बेटा, उसे कुछ नहीं होगा, वो मेरी बेटी है, वो बहुत ब्रेव है, वो बहुत बहादुर है। वो इन सब चीज़ों की तो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसके लिए, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तो पहाड़ों से लड़ जाया करती है। ये क्या है, उसे कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो, आप मत रो, ठीक है।
रावी के फादर के ये शब्द होते हैं। और जब रावी की मम्मी ये दृश्य देखती हैं तो उनकी आंखों में आंसू तो पहले से ही हैं, लेकिन उनके लब जो है वो थोड़े से मुस्कुरा से जाते हैं। और जब एनीमा ये देखती है तो वो धीरे से रावी की मम्मी के पास आकर कहती है, ये वही बच्ची है जिससे हमारी रावी प्यार करती है। रावी की मम्मी की आंखों में अब हैरानी आ जाती है और वो उसी हैरानी भरी नज़रों से पहले एनीमा को देखती हैं, फिर कश्यप को देखती हैं, फिर रावी के फादर को देखती हैं, फिर वो भी अपने कदम धीरे धीरे हल्के से इन दोनों की तरफ बढ़ाती हैं। और जो सर कश्यप के हाथ पर था रावी के पापा का, उसी पर वो हाथ रखती हैं। जीते रहो बच्चा, जीते रहो। तो ये कुछ दृश्य होता है। और जब कश्यप के फादर कुछ लेकर आ जाते हैं तो ये लोग अपनी अपनी एक एक जगह पर बैठ जाते हैं। शिवी का हाथ पकड़े कश्यप बैठी हुई है। और उसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर ये कहते हैं शी इज़ आउट ऑफ द डेंजर, बट बहुत ब्लीडिंग हो चुकी है, लेकिन हाँ कंट्रोल कर लिया है हमने। उतनी ज़रूरत नहीं कि ब्लड की ज़रूरत पड़े। उसके पैर में फ्रैक्चर है और उसके हाथ में शोल्डर में चोट है, बस यही है सिंघानिया साहब। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, अब आप लोग राहत की सांस ले सकते हैं। डॉक्टर ने अपने मास्क वाले चेहरे से ही अपना सर हिलाया और दाईं तरफ मुड़ गए। उनकी ये बात सुनकर सबके दिलों में चैन आ गया, सबके दिलों में सुकून आ गया, सबकी आँखों में मुस्कुराहट आ गई और सब अपनी अपनी जगह एक चैन की सांस लेते हुए बैठ गए। और सब ये इंतज़ार करने लगे कि रावी को कब होश आएगा। इंतज़ार इनका ख़त्म होता है, रावी को होश आता है। एक नर्स आकर इन्हें बताती है और सबसे पहले रावी की फादर और मम्मी उसके पास जाते हैं और एनीमा जाती हैं। एनीमा के लिए बगैर अभी रावी की मम्मी जाएंगी नहीं। वो नहीं जानती कि रावी उन्हें देखकर क्या रिएक्ट करेगी, या फिर वो अच्छे से जानती हैं तभी वो उन्हें लेकर जा रही हैं। ये तीनों एक साथ जाते हैं। एनीमा रावी का हाथ पकड़कर सामने बैठ जाती है। रावी धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सामने अपने फादर को पाती है। जब पापा ये देखते हैं कि रावी उन्हें देख रही है तो उनके दिल को बहुत सुकून मिलता है, एक चैन वाली राहत, एक थैंक वाला भाव जो है, जो भगवान को हम करते हैं, वो उनके चेहरे पर साफ साफ झलकता है। और रावी अपने पापा को देखकर अपनी नज़रें मम्मी पर कर लेती है। इस बार उसकी नज़रों में वो क्रूरता नहीं है, वो रशनेस नहीं है, रूडनेस नहीं है, जो हमेशा वो अपनी मम्मी को देखकर कर दिया करती थी। जब वो अपनी मम्मी को देखती है, उनके लाल चेहरे, लाल आँखें, अभी उसको ये सब नहीं दिख रहा, लेकिन हमें दिख रहा है। वो अपनी मम्मी को देखकर अपनी नज़रें फिर एनीमा पर करती हैं। एनीमा उसका हाथ पकड़ कर बैठी है। वो उनका हाथ ज़रा कस कर देती है अपने हाथ से ज़ोर लगाकर। एनीमा वो कुछ बोलना चाहती है, लेकिन एनीमा उसे रोक देती है। आराम करने के लिए कहती है, कुछ बोलने के लिए नहीं कहती। मम्मी धीरे से आकर उसके पैर के पास बैठ जाती हैं और उसके पैर पर अपना हाथ रखकर सहलाने लगती हैं। अपनी गर्दन दाएं तरफ करते हुए रावी उन्हें देखती है और फिर से एनीमा पर कर लेती है। अब क्या ही कहा जाए, क्या सिचुएशन, क्या इक्वेशन है इन लोगों की, तो देखते हैं, पता लग जाएगा। एनीमा यहाँ शिवी और कश्यप का नाम ले लेती हैं तो अपने इस सर के इशारे से रावी इन दोनों को बुलाने के लिए कहती है। जब वो कश्यप का नाम सुनती है उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है और उस चमक को उसके फादर नोट कर जाते हैं। शिवी बहुत तेज़ कदमों में से अंदर आती है और इसकी दूसरी तरफ आकर बैठ जाती है। ओए, तू इतनी तो स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तू जाकर बाइक वाले से लड़ जाए। नहीं, तू क्या समझती है अपने आप को? तू ठीक हो पहले, फिर मैं तुझे बताऊंगी कि तूने क्या किया है और कैसे किया है। तू ठीक हो जा, तू ठीक हो बेटा पहले।
ये कहते कहते शिवी की आवाज़ लड़खड़ा जाती है और उसकी आंखें जो हैं वो गीली हो जाती हैं। और ये देखकर ऑक्सीजन मास्क में ही रावी मुस्कुरा देती है, बहुत हल्का सा। उसके पूरे सर पर पट्टी लगी हुई है, उसके पैर पर जो फ्रैक्चर है उस पर बैंडेज है, और उसके जो शोल्डर में चोट है उस पर बैंडेज है। तो वो अभी पट्टियों से युक्त है। कश्यप धीरे से अपने कदम इस रूम की तरफ करती है और ठीक रावी के फादर के पीछे खड़ी हो जाती है। हल्की सी उसकी झलक जब रावी को दिखती है तो बस उसकी आंखें उसके चेहरे पर अटक जाती हैं। कहने को इसे प्रॉपरली अभी नज़र नहीं आ रहा, सर की चोट है, उसे कुछ धुंधला धुंधला सा ही नज़र आ रहा है, लेकिन उस धुंधलाहट को वो हटाना चाह रही है और धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ रही अपनी कश्यप को देख रही है। उसकी बॉडी उसे देखती ही अपने आप रिएक्ट करती है, वो उठने की कोशिश करती है। तभी उसके फादर उसके कंधे पर आकर आराम से हाथ रख, नहीं बेटा अभी आपको हिलना नहीं है, लेटे रहो। जब उसके फादर आगे आ जाते हैं तब उसकी नज़र कश्यप के फादर पर भी पड़ती है। कश्यप के फादर की नज़रों में भी केयरिंग है, सुकून है, एक शुक्र है ऊपर वाले के लिए कि बेटी लड़की इनकी ठीक मतलब बच गई, ये कह सकते हैं। तो बस उनके लबों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपनी कश्यप के पास आकर खड़े हो जाते हैं और अपनी कश्यप के सर पर हाथ रखते हैं। कश्यप उनके गले से दोबारा लग जाती है और फिर से वो अपने आंसुओं को थामना चाहती है, थाम लेती है, बिकॉज सामने रावी है और रोना नहीं चाहती। और ये देखकर रावी अपनी पलकें झपकाती है। तभी एक नर्स आती है, आप लोग प्लीज़ बाहर जाइए, पेशेंट को आराम करने दीजिए, थोड़ी देर बाद मिलिएगा, बिकॉज़ अभी अभी उन्हें होश आया है और इतना ज़्यादा उन्हें अपनी नज़रों पर ज़ोर देना, अपने ब्रेन सेल्स पे ज़ोर देना ठीक नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ बाहर जाइए। नर्स का ये ऑर्डर सुनते ही ये लोग बाहर चले जाते हैं, सब के सब बाहर चले जाते हैं। तो खुशखबरी ये है कि रावी को होश आ गया है और किसी ने ये चाहा था कि रावी अपनी याददाश्त खो दे। ये बहुत बड़ी बात कह दी आप लोगों ने। ऐसे कैसे कोई अपनी मेमोरी खो सकता है भाई? तो रावी ठीक हो गई है, ठीक तो नहीं हुई है, अभी उसको टाइम लगेगा ठीक होने में, लेकिन हाँ बच गई है, उसे होश आ गया है और कहीं ना कहीं ये तार जुड़ गए हैं जो शायद जुड़ें आगे जाकर या ना जुड़ें, ये तो पता नहीं, देखते हैं। तो देखा आप लोगों ने सिचुएशन कैसे बदलती है, हालात कैसे बदलते हैं। रावी की मम्मी को जो कनेक्शन फील हुआ है कश्यप से, क्या वो कामगर होगा? क्या रावी के फादर को जब ये पता चलेगा कि वो कश्यप है जिसे वो बहुत सारी दुआएं दे रहे थे, वही कश्यप है जिनसे उनकी लड़की मोहब्बत करती है, तो वो क्या करेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे? कश्यप के फादर को तो पता है। और बाकी तो है ही आपके सामने। और बस आज के भाग में इतना ही रखते हैं, बिकॉज मेरा थ्रोट जो है वो पेन होने लगा है। और मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। अगर मेरे लिसनर्स में से कोई है जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट बन चुके हैं, जिनके बच्चे हैं खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे, तो मेरी उनसे एक गुजारिश है कि अपने बच्चों के लिए वो जगह बनिएगा, उनका कंफर्ट जोन बनिएगा। जिस तरह रावी और कश्यप ने अपनी बात कह दी अपने पेरेंट्स के आगे, कह देना ही पहाड़ होता है, उसके बाद जो होगा वो तो देखा ही जाएगा। लेकिन जिस तरह इन दोनों ने अपनी अपनी बात अपने अपने पेरेंट्स के सामने रख दी, इनके पेरेंट्स ने ही तो उन्हें वो फ्रीडम, वो कंफर्ट जोन दिया होगा ना, तभी तो ये कह पाए। रावी को तो इतना यकीन था कि मेरे पापा तो मेरे साथ होंगे यार, कम ऑन, लेकिन हाँ नहीं हुआ ऐसा। लेकिन आगे क्या होगा ये बात की बात है। तो उन पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है
कि अपने बच्चों को रिक्वेस्ट कह लीजिए, अपने बच्चों को वो ज़ोन दीजिएगा कि जब उन्हें अपने दिल की बात कहनी हो तो वो इधर उधर ना देखते हुए आपको देखें, आपके पास आएँ और आपके पास बैठें, आपके गोद में सर रखें और अपना दिल खोल दें, क्योंकि इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं। वो दायरा दीजिएगा। मैं जानती हूँ पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक दायरे बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो दायरा बहुत बड़ा कीजिएगा कि उसमें आपके बच्चे आएँ और अपनी बात कहें। क्योंकि मैंने जो बेबसी का नाम लिया, जब कोई उस बेबसी में घुस जाता है ना, तो वो वही समझ सकता है। और आप लोगों में से बहुत लोग समझ रहे होंगे, इनफैक्ट पेरेंट्स भी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या कहना क्या चाह रही हूँ। तो अपने बच्चों को सुनिएगा, समझिएगा, परखिएगा नहीं, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है, परखने से कोई अपना नहीं रहता। आँखें तो रहती हैं मगर सपना नहीं रहता। तो एक बेहतरीन पेरेंट्स बनिए। वो पेरेंट्स बनिए कि आपके बच्चे आपके सामने एक पॉइंट खोलें, एक सिरा खोलें किसी बात का, तो वो खोलते चले जाएं, खोलते चले जाएं, खोलते चले जाएं। और अपने आप को अपनी माँ के, अपने पापा के सामने, उनके साथ वो बिल्कुल फ्री पाएँ। उन्हें दबना ना पड़े, उन्हें बंधना ना पड़े, बस इतना करिए। और बाकी आप तो पेरेंट्स हैं, आप तो बहुत समझदार होंगे, बस इतना ही कहूँगी। और ये भी कहूँगी कि अगर आप अपना एक्सपीरियंस या अपने किसी चहेते का एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट मेल पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको अगले किसी भाग में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।